ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने आ गया हूं। लेक्चर 24 को लेकर आपके लिए खुशियां लेकर आया हूं। लेक्चर 24 24 बेटे, ऐसा लेक्चर, ऐसा कंसेप्ट जो दिसंबर 2014 में आया था। तो आप लिखेंगे, रजिस्टर बाहर निकाल लें, मैं पहले लिख दूं फिर दिखाऊंगा। हाउ आर प्री एक्विजिशन लॉसेस ऑफ subsidiary companies shared and accounted for। आराम से बेटे, CS दिसंबर 2014 24 तक आ गए बेटे। बस हमारा आधा काम पूरा लगभग होने ही वाला है। 50 लेक्चर की सौगंध गाई थी, 24th लेक्चर में आ गए। मैं चाहता हूं कि आप आज का ये 10 मिनट का लेक्चर है, ध्यान से सुने। आप रजिस्टर ओपन करें। आपको पता है एक चैप्टर है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेटा उसी के ऊपर है ये शॉर्ट नोट, उसी के ऊपर कमेंट है। आपको 5 नंबर का लिखना है, आप ध्यान से सुनेंगे तो लिख पाएंगे। आपको पता है मैंने अपनी बुक एक आपको दी हुई है, भले आपका कवर दूसरा हो, लेकिन ये सबके पास ये बुक है बेटे। इस बुक में आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर खोलें। मैं खोलता हूं बेटे, पहले आपको उसमें से दिखा देता हूं क्वेश्चंस। बेटे ये देखिए, मैं इस समय ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं बेटे, 24 नंबर 24। हाउ आर pre-acquisition losses of subsidiary company are shared and accounted for। किस तरह से लॉसेस सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट फॉर होते हैं, प्री एक्विजिशन लॉसेस। तो ये करेंगे। इसके लिए मैंने कहा जी आप जो मैंने आपको बुक दी है उसको ओपन कर लें। बेटा ये देखो पेज नंबर 292। आराम से बेटे देखो, मैं जल्दबाजी में तो हुई नहीं, 1 मिनट ज्यादा लग जाएगा, क्या हो गया, आपको समझ आना चाहिए भैया। मैं चाहता हूं कि आप पेज नंबर 293 ओपन कर लें और इसका क्वेश्चन नंबर 8 ओपन कर लें। ये देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। लेकिन आपसे पोस्ट नहीं पूछा, प्री पूछा है, प्री। तो प्लीज जरा ध्यान से, मैं जो बताने वाला हूं ध्यान से देखना है। ध्यान से देखती, गांव वालों सुनो सुनो सुनो, गांव वालों मैं कुछ बोलती, ये चैप्टर कंसोलिडेटेड का होती, आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछती, देखती कुछ लिखती। मैं भूपेश आनंद आपको ये कहती कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 it is compulsory for every holding company to prepare consolidated फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटे कंपनीज एक्ट 2013 में ये कंपलसरी हो गया, जबकि 1956 में ये कंपलसरी नहीं था कंपनीज एक्ट में। इसका मतलब अगर एक कंपनी होल्डिंग कंपनी है और दूसरी कंपनी सब्सिडरी कंपनी है, तो इस कंपनी को अपनी
और उसकी मिलाकर मिलाकर कंबाइंड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी चाहिए। मैं उसमें नहीं आ रहा बेटे, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक ये फाइनेंशियल ईयर है बेटे, मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं, दिस इज अ सब्सिडरी कंपनी, ये है बिगिनिंग ऑफ ईयर और ये है एंड ऑफ ईयर। इस पर्टिकुलर डे में मैं मानता हूं कि होल्डिंग कंपनी के पास 51% की या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर आ गई। तो इस दिन होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का रिलेशनशिप हो गया। इसको बोलते हैं बेटे डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन। इससे पहले के जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले के जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। अगर लॉसेस भी होती हैं तो उसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन लॉसेस। और बेटे इसके बाद की जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, मतलब लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा, हाँ ये झंडा जो फहराया ये मान लेते हैं लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा से पहले के जो भी प्रॉफिट्स हैं उनको बेटे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट्स बोलते हैं। और लक्ष्मण रेखा के बाद के जो भी प्रॉफिट्स हैं उनको पोस्ट एक्विजिशन बोलते हैं। तो सवाल आता है कि इनको अलग अलग क्यों कर रहे हैं, क्यों बेटे इनका नेचर अलग अलग है। जैसे सांप और नेवला, दोनों का नेचर अलग अलग है। ये जो प्रॉफिट्स हैं ये प्रॉफिट्स कैपिटल इन नेचर के हैं और ये प्रॉफिट्स रेवेन्यू इन नेचर के हैं। बेटे आप डिविडेंड जो है रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से दे सकते हो और आप कैपिटल लॉसेस को कैपिटल प्रॉफिट से राइट ऑफ कर सकते हो। तो होल्डिंग कंपनी के लिए कुछ प्रॉफिट्स प्री हैं, कुछ प्रॉफिट्स पोस्ट हैं, इसी तरह से कुछ लॉसेस प्री हैं और कुछ लॉसेस पोस्ट हैं। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्री एक्विजिशन लॉसेस। अब बेटे अगर मैं आपको बिल्कुल बताऊं तो मैंने जो प्रैक्टिकल में आपको कंसेप्ट्स बताए हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस पे मैंने ये बताया कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनती है। उसके लिए हमें पहला स्टेप क्या करना होता है, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। अब बेटे ये बात मैंने बड़ी डिटेल में एक केस स्टडी लेके बताई है, तो प्लीज आप YouTube के उन लेक्चर्स को देखें जहां पे मैंने ये बताया। बेटे इसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन पीरियड और इसको बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। और इसको बेटे बनाने का मैंने तरीका भी बताया था। यहाँ टोटल लिखते हैं, यहाँ जनरल रिजर्व लिखते हैं, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं, यहाँ जनरल रिजर्व लिखते हैं, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं। तो बेटे पहली बात, अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पीरियड का, प्री का, प्री का, प्री का, प्री का, तो बेटे आप इसको प्री एक्विजिशन कॉलम में लिखते हो। लॉस होगा तो ब्रैकेट भी लिख देंगे, फिर हम टोटल करते हैं, फिर यहां पर जो टोटल आएगा हम इसको होल्डिंग और माइनॉरिटी में डिवाइड करते हैं। होल्डिंग कंपनी का जितना भी शेयर होगा दैट विल बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। दोबारा सुनती, नींद आती, थप्पड़ मारती, ध्यान से सुनती। प्री एक्विजिशन लॉसेस to be divided into two parts, holding share and minority share. Holding share will be
taken into consideration while calculating cost of control. And 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 minority share in pre-acquisition losses is to be taken into consideration in calculating minority interest, non-controlling interest. इसका मतलब प्री एक्विजिशन पीरियड में जो लॉसेस हुए उनका नाम है प्री एक्विजिशन लॉसेस। किसको हुए? सब्सिडरी को। होल्डिंग के लिए ये लॉसेस कैपिटल इन नेचर के हैं, इसलिए इनको हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, गुडविल और कैपिटल रिजर्व और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करते समय यूज करेंगे। आपको बात समझ आ रही है बेटा? बेटे बड़ी मेहनत से मैंने प्रैक्टिकल भी लिखे हैं, आपको समझ आ रहा है ना बेटे? तो आप एक नोट लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। मैं लिख रहा हूं दोस लॉसेस विच बिलोंग टू प्री एक्विजिशन पीरियड, those losses which belong to pre-acquisition period are named as pre-acquisition losses। बेटे उन लॉसेस को प्री एक्विजिशन लॉसेस कहा जाता है। These losses are of capital in nature। क्यों? क्योंकि बेटे ये नॉन रिकरिंग होते हैं। Because these losses are non-recurring, capital in nature. Hence should be taken into account while calculating cost of control। बेटे जब आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हो उस समय इन प्रॉफिट्स को कंसिडर करते हैं या इन लॉसेस को कंसिडर करते हैं। होल्डिंग कंपनी शेयर, होल्डिंग कंपनीज शेयर। और बेटे इसी में जो माइनॉरिटी का शेयर होता है, माइनॉरिटीज शेयर in pre-acquisition losses to be considered while calculating non-controlling interest, minority interest। मतलब प्री एक्विजिशन लॉसेस हम बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, होल्डिंग कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस में, शेड्यूल 3 में नहीं दिखाते। हम इसको या तो गुडविल आती है, गुडविल कैलकुलेट करते समय या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करते समय वहां पर यूज करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी। कहते हैं बेटे एक बार लॉजिक समझ आ जाए ना तो हम उसके ऊपर लिख सकते हैं, और आज तक आप यही करते आए। बेटे आपको जिसका लॉजिक क्लियर हो जाए फिर उस चीज को रटना नहीं पड़ता, आपके मन से खुद निकलती है वो चीजें। तो मेरा इस लेक्चर में यही उद्देश्य है कि मैं आपको वो बातें मन तक समझाऊं। और बेटे मैं मन से पढ़ा रहा हूं, ये भगवान भी जानता है और आप मेरे को देखकर खुद ये बात जज कर रहे होंगे। मैं आपको आज के लेक्चर की बधाई देता हूं, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। धन्यवाद। आज मैं लेक्चर को यहीं पे